Hello students, myself Anand sir from कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का कम, मैथ्स का ज़्यादा है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हम फिजिक्स में ये बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें, आखिर इसका क्या यूज है। तो बच्चों, इसकी इतनी ही यूज है कि आप जिस बिल्डिंग में अभी बैठे हुए हो उसका जो न्यू है, उसका जितना इंपॉर्टेंस है उस बिल्डिंग के लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंस इस बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट फिजिक्स के लिए है। अगर आपके पास ये बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर आपका होल्ड नहीं है, आप बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, या तो फिर आपका मैथ्स वीक है, तो किसी भी कंडीशन में आपका फिजिक्स स्ट्रांग नहीं रह सकता है। तो आज हम बस बेसिक मैथमेटिक्स के ही बारे में बात करेंगे। अभी कुछ एक वीडियो जो रहेंगे वो सारे बेसिक मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड रहेंगे, ताकि जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ें तो आपको वो चीज़ें समझ में आए। आप सुने होंगे या बहुत सारे नीट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेनली नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स से जब मतलब एक बुरा सपना, भयावह सपना से कुछ कम नहीं होता है। क्यों क्यों नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स एक भयावह सपने की तरह होती है? उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन ये है कि उनका बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ्स के ऊपर होल्ड नहीं रख पाते हैं वो, जिसकी वजह से फिजिक्स उन्हें टफ लगता है। और हकीकत यह है कि नीट में क्वेश्चंस जो आते हैं रिलेटिवली इजी आते हैं सारे कंपटीशन एग्जाम से, चाहे जेई हो, चाहे मेंस, एडवांस, कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम उठा करके आप देख ले। इवेंट तक की जो 12th बोर्ड में आपके जो पेपर आते हैं उससे भी इजी क्वेश्चंस रहते हैं नीट के। लेकिन वहां पर फिजिक्स टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं और आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स नहीं रहता, और आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि नहीं, फिजिक्स टफ होता है, फिजिक्स टफ होता है, फिजिक्स टफ होता है। फिजिक्स कभी भी टफ नहीं होता है। आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे ही आप करते जाइए। फिजिक्स इज अ सिंपल, फिजिक्स से सिंपल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए भी है। तो फिर देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनका फिजिक्स में इनडायरेक्टली यूज होते रहते हैं। उनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ना तो काइनेमेटिक्स के, ना तो रोटेशन के, ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब पूरे के कंप्लीट फिजिक्स के कहीं के भी न्यूमेरिकल आप बिना बेसिक मैथमेटिक्स के नहीं हो सकती है। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर कहा जाए तो जहाँ तक कि 10th से बच्चे जैसे 11th में आ रहे होते हैं तो 10th क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल गया होता है। ठीक है, 10th क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल गया होता है, तो बेसिक्स आपके पास है। हमें क्या करना है, उसे सिर्फ एक बार साफ कर देना और थोड़े से एडवांस की तरफ जाना है, जो कि यहाँ फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। फिर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन तो 11th क्लास में मैथ्स के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआती समय में या तो फिर जो नीट के बच्चे उनके सिलेबस में डिफरेंशिएशन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मैथ्स का है। तो फिर आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा? आपको यहीं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ेगा। और 11th क्लास से जो 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट हैं उनको भी डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, जा करके लगभग अक्टूबर नवंबर तक पढ़ाए जाएंगे। तो उस समय तक तो आधी फिजिक्स आपकी खत्म हो गई होगी, आधी से ज़्यादा। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ट्रिगोनोमेट्री के बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ताकि पहले से कुछ बेसिक्स आइडिया हो। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ये सिलेबस में 12th क्लास में है, तो फिर पूरे 11th की फिजिक्स क्या होगी। और बात रही बायो के बच्चों के जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही नहीं, इंटीग्रेशन तो उनके सिलेबस में है ही नहीं। तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे? फिर से आपको पूरे बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़नी पड़ेगी। सिमिलरली ग्राफ्स है, मैक्सिमा मिनिमा है, लॉगरिथम्स और वेक्टर इसे हम अलग ही चैप्टर के तौर पर लेकर के पढ़ेंगे। वेक्टर्स, इतने सारे टॉपिक्स हैं।
और बाकी रिमेनिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ एक और भी ज़्यादा जो बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें आप 9th-10th में बेसिकली 6, 7, 8, 9, 10 से आप पढ़ते हो आ रहे हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट के बारे में सिस्टम में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। तो उन सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ यूज होते जाएगा हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आज का और इस वीडियो का मेन जो है वो हमें बेसिक मैथमेटिक्स से ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ना है। इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सीरियस आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। जिसने इस टॉपिक को सीरियस ले लिया बेसिक मैथमेटिक्स का, उनका फिजिक्स कभी भी वीक हो ही नहीं सकता है, गारंटी है। तो हम यहां से समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिर है क्या। तो इसे सीरियस होकर के इसे समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन करना चाहेंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स, मैथ्स का ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम एंगल के साइड्स के, किसी भी ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, किनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि उसके कोण और उसकी भुजा। जैसे कि सपोज दैट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये हमारे एंगल है ए बी सी। तो ये थीटा और इनके रिलेशन, आपस में क्या रिलेशन बनते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री एंड इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the relationship between angle and sides of a triangle। ठीक है। क्या ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है, सॉरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसे हम यहां से हटाएंगे, ब्रांच ऑफ mathematics. It is the branch of mathematics in which we study about the relationship between angle and sides of a triangle. इसके एंगल और ट्राइंगल के साइड्स के बीच में हम स्टडी करते हैं। जनरली हम अपने आप को लिमिट रखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। जनरली हम अपने आप को जो लिमिटेड करते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में। हमारा लिमिटेशन कहाँ पर है? राइट एंगल ट्राइंगल तक है। यानी कि अब क्वेश्चन आता है ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी ये हुआ 90 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। अब देखते हो, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होते हैं, एक को हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, दूसरे को बेस के नाम से जानते हैं और तीसरे को परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाइपोटेन्यूज कौन होता है? तो भाई चलो 90 डिग्री की जो सामने वाला जो साइड रहता है, सबसे बड़ा वाला साइड, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एच से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है बेस किसे कहेंगे? बताइए। सोच सकते, अगर मैं इसे नॉमेनक्लेट कर देता हूँ, ये x है, ये y है, z है, तो बेस किसे कहेंगे? आप में से बहुत के दिमाग में आ गया होगा अब तक एक्स वाई। नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं, जब उस समय तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई रेफरेंस एंगल यानी कि थीटा गिवन ना हो।
अगर हमारे पास ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये थीटा है, अब बताइए कि अब बेस कौन होगा? अब वाई जेड होगा, ना कि वाई एक्स होगा। इसलिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम बेस कहेंगे उसके लिए हमारे पास पहले थीटा गिवन होना चाहिए कि किस थीटा के अबाउट हमें बेस पूछा जा रहा है। तो अब इस केस में जो है यहाँ एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। एक्स वाई बेस हो जाएगा, सॉरी एक्स वाई नहीं, वाई जेड, क्योंकि ये थीटा ये है, थीटा के साथ जो साइड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। वाई जेड ये बेस हो गया। तो ए हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, ये थीटा के साथ में जो बेस हो गया, तो ये जो बचा वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये जो एक्स जेड हुआ, ये जो एक्स जेड हुआ वो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे एंगल थीटा ना मान करके अगर हम इसे हम मान लेते तो हमारा उस कंडीशन में बेस कौन होता? तो हमारा बेस होता एक्स वाई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे यही एक्स वाई और जेड हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो श्योर है ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। और इस एंगल को अब हमें बोल दिया गया ये एंगल फाई। अब हमें बेस बताना है भाई, तो अब बेस जो है ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें जब हमें अब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये तीन चीज़ हम समझ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कौन सा साइड होता है, बेस कौन सा साइड होता है और परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है। तो अब देखते हैं रेशियोज के बारे में, साइड्स के रेशियो। अब हम देखते हैं रेशियो ऑफ साइड्स, जो यहाँ पर साइड्स हैं इनके रेशियो को देखते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये 90 डिग्री है और ये क्या है? थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो गया, या बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इन सब की जो रेशियो रहती है, साइड्स की जो लेंथ की रेशियो रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? साइड्स के रेशियो होते हैं। तो हम अब लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? वो होता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फिर गिवन एंगल के लिए, फॉर एनी गिवन एंगल रेशियोज आर ऑलवेज सेम। अगर हम परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे कुछ तो हाइपोटेन्यूज भी अपने आप बढ़ेगा। उसी तरह से जो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। उस रेशियो को क्या कहा जाता है? कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखते हैं, जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर और बेस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसे। ठीक है, टेन थीटा के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम
अभी तक ये देख चुके हैं हम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब हमारी इच्छा ये हो रही है कि P बाय एच लिख दें और यहाँ B बाय एच लिख दें, क्योंकि दोनों को H से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर P को भी H से डिवाइड कर दें, B को भी H से डिवाइड कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ध्यान से देखिएगा तो P बाय एच जो है वो क्या है, साइन थीटा, और B बाय एच को किस नाम से जानते हैं, कॉस थीटा। तो हमारे पास जो tan थीटा का एक और फॉर्मूला आया वो आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, बचपन यानी कि 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये हुआ, ये सारे फॉर्मूले जो हैं 10th क्लास में आप लोग पढ़ करके आए हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये 3 रेशियोज़ के बारे में हमने बात कर ली, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 और होते हैं जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी ये जो रेशियो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कॉसेक थीटा के बाद आता है टर्म सेक थीटा। सेक थीटा होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर आता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और थर्ड आ जाता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या कहेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे हम कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कह सकते हैं। चलिए, यानी कि अभी तक हम किन किन चीज़ों के बारे में देख चुके हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, किन की रेशियो होती है। साइन थीटा फटाफट बोलते जाइए यहाँ पर, साइन थीटा किसकी रेशियो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसकी रेशियो होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस, या तो टेन थीटा क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज h बाई पी। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए, अब हमें स्टडी करनी है वो डिफरेंट एंगल्स के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमें देखते चलना है। तो चलिए, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा, कॉस थीटा एट डिफरेंट एंगल, फॉर डिफरेंट एंगल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी, थीटा की। जब 0 डिग्री वैल्यू रहेगी तो क्या होगी, जब 30 डिग्री वैल्यू रहेगी तो क्या होगा, पाई बाई 6। फोर्टी 45 डिग्री वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 60 डिग्री पाई बाई 3 and after that 90 degree is पाई बाई 2। हमने वैल्यूज डिग्री और रेडियन दोनों में लिखा हुआ है। हाँ,
आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है, जब वीडियो लेक्चर देखते हो अगर किसी तरह की कोई डाउट आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा 0 डिग्री, जब 0 की वैल्यू पर साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 जब थीटा की जगह 45 रहेगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0। अब देखिए, अब इनमें से आपको एक की वैल्यू अगर पता है तो आपको इन सब में किसी की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साइन की रखिए। फटाफट मेरे साथ में बोलते जाइए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, 0 30 45 60 90। ठीक है, जैसे पूछे साइन 45 दैट इज 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो cos थीटा के कंडीशन में क्या कीजिए, तुरंत इसे उल्टा कर दीजिए, ये गया, इस 1 को यहां पर डालिए। ठीक है, यानी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, cos 30 इधर आइए, क्या है √3/2, √3/2। अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं, इधर से भी यहां पहुंच चुके हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 1/√2। अब हम यहाँ cos 60 इधर से पहुँचते यहाँ पहुँच गए हैं, ये क्या लिख देंगे 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो आप सबको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फिर क्या है कि याद करना, क्यों आज क्या जरूरी याद रखने की, भाई यहाँ पर दिख रहा है सामने आपको, देख लीजिए, टेन 0 भाई साइन 0 अपॉन कॉस 0 that is 0, 0/1, 0 by something is always 0, 1/2 upon √3/2 is 1/√3। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अब इतना तो कर ही सकते होंगे आप लोग। और ये क्या हो गया साइन 45 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1, tan 60 तो क्या करेंगे साइन 60 अपॉन cos 60 √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3। और यहां पर क्या हो गया 1/0 समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से इसे हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, अब हमें 3 पता है, अब इसके बाद 3 और रेशियोज आते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हमें क्या जरूरी है, आप लोग इतना ध्यान में 10th क्लास के बच्चे तो आप है नहीं, आप तो भाई नीट और जेई के प्रिपरेशन के लिए बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो उतना तो लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, उतना करना आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए मजे की बात ये आती है, भाई ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ करके आ गए हो। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आपसे पूछा जा सकता है 75 डिग्री, बताइए हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहाँ से लाओगे। तो भाई एक स्टेप आगे जाने के लिए इसे बताना जरूरी था। तो ये वैल्यू जो हैं ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इन्हें आपको याद रखने ही रखने हैं, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो फिक्स है 0 30 45 60 90। भाई 60 और 90 के बीच में 75 भी आता है, आता ही होगा, आप लोग को पता है। 0 और 30 के बीच में 15 आता है या नहीं आता है, बहुत सोच करके बैठे नहीं आता है, अरे भाई आता है, 0 और 30 के बीच में 15 आता है, 15 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उन सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, उन सारे एंगल्स को जो इस स्टैंडर्ड डाटा में नहीं है, जैसे 75 हो गया, 15 हो गया, डिफरेंट 105 डिग्री हो गई। ठीक है, तो अब हम उसके लिए चलते हैं। तो अब कुछ हम स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, हटाता हूं। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले।
सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखते हैं इसके लिए। तो अब आप समझने की कोशिश की। अब आपसे पूछ लिया गया वह हमें बताओ साइन 105 डिग्री का, तो आप क्या कर दोगे? नहीं नहीं, इसकी वैल्यू होती नहीं है। तो वहाँ 10th के बच्चे हैं, 10th से पढ़कर आए तो कह सकते हैं 105 डिग्री, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो टीचर ने बताया ही नहीं। बताया नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं। अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, साइन 105 को सोचेंगे यार इसमें कोई दो वैल्यू ऐसा आ जाए कि इस तरीके से ब्रेक करे जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो सोचिए 105 को ब्रेक करते करते, हाँ 60 और 45, अगर हम 60 प्लस 45 करते हैं तो साइन 60 और साइन 45 की वैल्यू जानते, अपना काम बन सकता है, यहाँ से पता चल रहा है। तो अब हम अपन क्या किए, यहाँ इसको लिख दिए साइन 60 प्लस 45। ठीक है, अभी इतना किए ही थे, खुश हो ही रहे थे, अचानक से फिर दिमाग में कि भाई अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे। तो देखिए इनमें से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया है कि इसको क्या करेंगे सर, साइन 60 लिख देंगे और यहाँ पर साइन 45 लिख देंगे। ठीक है, वेरी गुड, पूरी तरह से गलत है ये, इस तरह से हम इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे देखते हैं। तो ध्यान में रखिए, कभी भी जब दो वैल्यू इस तरह से साइन ए प्लस बी, ए और बी दोनों क्या है, एंगल है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बहुतों के दिमाग में आ रहा है ये फॉर्मूला आया कहाँ से? भाई ये फॉर्मूला आया, वो मैथ्स में आप लोगों को पढ़ना है, मैथ्स के बच्चे पढ़ेंगे। हमें यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स में मैं बाउंडेड हूँ, इससे आगे नहीं बताना है, क्योंकि उससे ज़्यादा फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके काम की नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसे याद रखने। हाँ, किन्हीं को दिमाग में ज़्यादा चल रही होगी कि हमें फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना है, तो कोई भी 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर उठा लीजिएगा किसी भी बुक से, उसमें इसका डेरिवेशन दिया हुआ होगा और आप उससे देख करके खुश हो जाइएगा। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स के लिए कोई फायदे की बात नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट लिख दिया। ठीक है, रिजल्ट तो लिख दिया, लेकिन अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए, तो अब हम क्या किए, यहाँ साइन ऑफ 105 डिग्री, तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ध्यान में रखिएगा बच्चों, उसी में ही ब्रेक करेंगे जिसकी वैल्यू हमें नोन रहेगी। अपना दिमाग लगा करके 105 को 75 और 30 ना लिख दीजिएगा। अगर 75 प्लस 30 लिख दिए ना तो साइन 75 की वैल्यू कैलकुलेट करके लाइएगा, कहाँ से आएगी वो भी मैं ला करके दिखा दूंगा, लेकिन वो टिपिकल हो जाएगा। हम इसके थ्रू ही चलेंगे, साइन 60 प्लस साइन ऑफ 60 प्लस 45 लिख दे, क्योंकि 60 का भी स्टैंडर्ड हमें वैल्यू पता है, 45 का भी वैल्यू हमें पता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए यही फॉर्म में लिखे है ना, तो ए और बी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री है और बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। तो अब हम इसे ब्रेक करते हैं इस फॉर्म में। ये क्या लिखेंगे, साइन ए यानी साइन ऑफ 60 इंटू कॉस बी यानी कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ए यानी कॉस 60 साथ में क्या हो गया, साइन बी यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा अब वैल्यू। अब देखिए साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई, हाँ √3/2, वेरी गुड, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, वेरी गुड, साइन 45 1/√2, वेरी गुड। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, एलसीएम लेंगे, यहाँ भी 2√2 यहाँ भी 2√2, तो एलसीएम क्या होना है, ये क्या हो जाएगा 2√2 और ऊपर में क्या आ जाएगा √3 + 1।
√3+1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा साइन ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू √3+1 अपॉन 2√2। √3+1 अपॉन 2√2। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो चुका है अब आपके पास। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री का क्या होगा। अब बात ऐसी है कि आप साइन ऑफ 15 डिग्री फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। साइन ऑफ 15 डिग्री, साइन ऑफ 15 डिग्री अब तो आपके पास स्टैंडर्ड डाटा में है नहीं, 0, 30, 45, 60, 90, इसमें तो कुछ है नहीं। तो भाई देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि जो डाटा आपको पता है 0, 30, 45, 60, 90 में से, उसमें प्लस माइनस कुछ करके 15 डिग्री लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सोचिए। हाँ, सोच लिए। 45 - 30, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 45 - 30 नहीं, 60 - 45। तो कुछ भी ले लीजिए बेटे, 45 - 30 ले लीजिए या तो 60 - 45 ले लीजिए, आपका आंसर दोनों से आएगा। चलिए हम पहले वाले का लेते हैं। चलिए 60 45 तो ले लिए कॉम्बिनेशन, 45 30 का लेते हैं। तो इसे हम लिख देंगे साइन ऑफ 45 - 30। तो फिर इसको अलग अलग कैसे करेंगे, नहीं पता है हमें, आप लोग समझ गए कि साइन 45 माइनस साइन 30 नहीं करेंगे, हमें पता आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में लिखेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो होगा साइन A माइनस पी, ये लिखेंगे साइन A इंटू कॉस बी। हाँ, यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस A इंटू साइन बी। ठीक है, यह आपका स्टैंडर्ड फार्मूला हुआ। ठीक है, ये हो गया फार्मूला, साइन A माइनस साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। अब इसमें वैल्यू पुट करके रखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे साइन A माइनस बी यानी साइन ऑफ 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी, यानी कि अब इसे देखिए साइन A और B में है, 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30 लिख दिए। तो यहाँ पर A इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री है। A इज इक्वल टू 45 डिग्री और B इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन A यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू कॉस B यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस ऑफ कॉस A यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 बताइए कितना होता है, हाँ 1/√2। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, 1/2 नहीं, ये कुछ भी बोल देते हो आप लोग यार। 1/√2 कॉस 30 क्या हो गया, √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होगा बताइए, हाँ 1/√2। साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 1/2 नहीं होता, कॉस 30 √3/2 होता है। डाटा देख लिया कीजिए आप लोग। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, यानी साइन ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2।
ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अब बच्चों अब मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं। अब जिस तरह से हमने साइन ए प्लस बी का एज ए एग्जाम्पल दे करके बताया, साइन ए माइनस बी का बताया, अब मैं लिखूंगा कॉस ए प्लस बी का सीधा फार्मूला और ए माइनस बी का फार्मूला, और उस पर दूंगा आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कर लीजिएगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है। अब हम यहां पर लिखते हैं अभी अभी जो हम पढ़े हुए हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या आया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस आ गया, और भैया यहाँ माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन ए माइनस बी, तो आपको पता अभी अभी बताया हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस का, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब लिखते हैं एक बार tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी में हम क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। तो रख करके देख लीजिएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा tan a प्लस, पर आप लोग इतने समझदार हैं कि रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर यहाँ प्लस के जगह माइनस रहेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर प्लस के जगह माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर जो पहले से माइनस था उसके जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अगर हम मान लेते हैं tan 2 थीटा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा कब होगा, जब a भी थीटा और b भी थीटा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू थीटा है और b इज इक्वल टू भी थीटा, और दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इधर tan a की जगह थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अब क्वेश्चन है कि अब आप लोग, इसमें तो मैंने एक ही में सॉल्व कराया, अब इन सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ज़्यादा नहीं। आप जो है cos ऑफ 75 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, cos ऑफ 105 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, cos ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और एक काम कीजिएगा tan 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सारे आपके होमवर्क रहे, इतना एज अ प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब रिमेनिंग जो इससे आगे का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में, अभी 1-2 वीडियो और लगेंगे, तो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।